पॉलिटिकल अफेयर्स में आपका स्वागत है। मेरे साथ कामरान हैं जिन्होंने जेआरएफ किया है हिस्ट्री से। उनके साथ हम ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके हैं सीयूटी हिस्ट्री को लेके। तो आज हम कामरान से जानेंगे कि जेआरएफ कैसे क्रैक करा आपने, और आपने मास्टर्स में ही क्रैक कर लिया है तो कौन से तरीके आपने बनाए हैं या कौन से स्ट्रेटजीज आपने अपनाई हैं जेआरएफ निकालने के लिए। जैसा कि पिछली वीडियोस में भी हमने डिस्कस किया था कि मेरा हिस्ट्री ऑनर्स अच्छे से हुआ, और उसके बाद जिस तरह का जेएनयू का हाइप रहता है कि आपको वहाँ एडमिशन लेने के लिए ये पढ़ना पड़ेगा, ये जैसे हर एंशियंट मेडिवल मॉडर्न के लिए दो दो तीन तीन बुक पढ़ रखी थी। तो जब वहाँ बोला था कि आपको जो है वो प्रीवियस ईयर भी देख के जाने अपार्ट फ्रॉम सीयूटी जेआरएफ के, क्योंकि सीयूटी में उसी टाइम जो है डीयू भी ऐड हुआ था, जेएनयू भी ऐड हुआ था। उससे पहले शायद से एक बार ही हुआ था जेएनयू, और डीयू तो ऐड नहीं हुआ था। बोले थे इस बार ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ ऐड हुई हैं तो पेपर का लेवल थोड़ा हायर जाएगा, इस वजह से आप जेआरएफ नेट के पेपर जो है वो देख के जाना। तो हमने वो भी देखे, वो भी सॉल्व करे। तो तो बीए के दौरान ही नेट का पेपर देख लिया? नहीं, हाँ, तो क्योंकि जब सीयूटी की तैयारी कर रहे थे ना लास्ट में, हाँ हाँ। तो सीयूटी के जैसे ग्रेजुएशन के बाद ही हमारा एंट्रेंस हुआ था, तो तब हम वो देख रहे थे सॉल्व करने। तो तब ये वो जो पड़ा हुआ था उससे सॉल्व हो रहा था। जब सीयूटी का एग्ज़ाम दिया तो कंपैरेटिवली उसमें जो गलती हुई वो फैक्चुअल था, और फिर जब जेआरएफ का लगा, बोला यार ये पेपर जो है ये सॉल्व हो रहा था कहीं ना कहीं से। वो जब पढ़ा हुआ था स्टार्टिंग में तो उसी के ऊपर कंसोलिडेट किया, जो बुक्स वगैरह पढ़ी थी उनको दोबारा देखा। तो फिर फर्स्ट सेमेस्टर में मेरा जेआरएफ ओ मास्टर्स के फर्स्ट सेमेस्टर में जेआरएफ? फर्स्ट। तो अब तो दोबारा भी देना पड़ेगा आपको जेआरएफ। अब जेआरएफ जो है वो 3 साल के लिए वैलिड होता है। लेकिन नेट में अगर जेएनयू में पीएचडी आपको देना है? हाँ, तो अगर जेएनयू में पीएचडी का देना है आपको, तो अगर जेआरएफ कोटे से दोगे आप इंटरव्यू में बैठ सकते हो। अगर आपको दूसरे के लिए देना पीएचडी या नेट स्कोर के थ्रू, तो आपको दोबारा देना पड़ेगा, क्योंकि वो 1 साल के लिए अच्छा, वैलिड। उस केस में होता उसकी उस है। कौन सी बेसिक किताबें हैं जो इसमें बेसिक जो है आपको थोड़ा सा लेवल जो है वो इंक्रीज करना पड़ता है आपको, क्योंकि इसमें जैसे आपने देख लिया उपिंदर सिंह जो है, आप सीयूटी में सिलेक्टिव पोर्शन जो है वो थोड़े आप जो है डेप्थ में पढ़ सकते हैं, नहीं तो आर एस शर्मा या थोड़े फैक्चुअल पोर्शन पे जा सकते हैं। लेकिन यहाँ जैसे थोड़ा हिस्टोरियोग्राफी का पोर्शन भी आ सकता है, तो आपको जैसे उपिंदर सिंह है या कुछ भी एक आधी बुक जो आपने फैक्चुअल पढ़ी और दूसरी डेप्थ में पूरी, जैसे उपिंदर सिंह एंशिएंट के लिए पूरी पढ़ी थी, पूरी बहुत कम बच्चे पढ़ते हैं, उनको बहुत पहले बड़ी वाली बुक है। तो अगर आपको बाकी लोग जो तैयारी कर रहे हैं हिस्ट्री का, अगर वो मास्टर्स कर रहे हैं तो कौन सी स्ट्रेटजी उन्हें अपनानी चाहिए? अगर आप समझे कि कोई जीरो से तैयारी करना चाह रहे हैं तो उसे क्या शुरुआत कैसे तो करें? सबसे पहले कि अगर जो मास्टर्स में है एटलीस्ट के उसके पास हिस्ट्री बैकग्राउंड कुछ न कुछ होगा। आप पहले जो चीज़ आपने बेसिक पढ़ी है पहले उसको आप बेसिक क्लियर कीजिए। और एक आपको पता होना चाहिए कि बेसिक मतलब आइडिया, जैसे क्रोनोलॉजी मान के चल लो, कौन सी चीज़ किस सेंचुरी में, कौन सी चीज़ कहाँ, डेट्स क्योंकि इंपॉर्टेंट है। तो कौन सी चीज़ किस कंटेक्स्ट में हो रही है, गुप्ता आजम किस एज में है, उनका अगर पूछ रहे हैं तो वो किस उसके आसपास चल रहा है। तो ऐसे ही अगर मॉडर्न में पूछ लो, तिलक थे तो वो उनके कंटेम्परेरी कौन था, किस टाइम क्या कर रहा था कोई। तो इस हिसाब से जो भी अगर डेट पूछेंगे एक आदमी, तो उसका कंटेक्स्ट जो है वो बहुत मैटर करता है। आपको कंटेक्स्ट और क्रोनोलॉजी एक बेसिक ब्रॉडर आइडिया में एक मॉनिटरिंग होनी चाहिए। देन उसके बाद आप जो है आप जो बेसिक है वो क्लियर करके एटलीस्ट बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो हिस्ट्री की है, सी बी सी जो कि ये सारी चीज़ें होती हैं ऑलमोस्ट बेसिकली, वो करके उसके बाद आप जो है एक बुक एक अच्छे से आप वही जो कि पिछली बार भी बताया था, आप जेआरएफ के पेपर देखिए, ये देखिए कि कहाँ से क्या चीज़ पूछ रहे हैं, और थोड़े आप ट्रेंड फॉलो करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वो क्या चीज़ पूछते हैं। और जब आप पढ़ोगे तो आप ऑटोमेटिकली आप देखोगे कि मुझे क्या चीज़ देखनी है। अच्छा, जब आप पढ़ोगे बोलेंगे हाँ यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा था, तो आहिस्ता आहिस्ता आपको वहाँ से पता चलेगा क्या। तो जैसे मैंने उपिंदर सिंह पढ़ी थी एंशिएंट के लिए पूरी, तो उसके बाद मेडिवल के लिए जो है अपनी सतीश चंद्रा के 2 पार्ट, और मॉडर्न के लिए 2-3 किताबें पढ़ी थी अपना शेखर बंदोपाध्याय, तो बिपिन चंद्रा तो पढ़ के रखी थी। उसके बाद अपना सुमित सरकार ने, तो और ये, और एंशिएंट के लिए एक रणबीर चक्रवर्ती भी है, वो भी पहले पढ़ रखी थी, आर एस शर्मा। तो लेकिन बेसिकली जो है एक एक किताब। मुझे लगा कुछ तो आपने चेक करने के लिए पढ़ी कि अच्छी है कि नहीं है, चलो इस पढ़ के देखते हैं। बहुत बार होता है ना कि यार ये भी देखते हैं। हाँ, ये भी देखते हैं कि इसमें क्या अलग पर्सपेक्टिव, और हिस्ट्री में अलग अलग होता होता है ही है। हाँ, तो होता ही है। तो इस वजह से आप बेसिक जो है आपके पास जो आपने पहले पढ़ रखा आप उसको पहले वो करिए, और उसके देखिए कि अब मुझे इसके ऊपर कंसोलिडेट करना है। और कंसोलिडेट करने के लिए आप एक ब्रॉडर कुछ भी एक अच्छी बुक जो कि मानी जाती है, जब आप पेपर देखोगे तो आपको पता चल जाएगा मुझे क्या लेना है। फिर उसके बाद जितने मॉक सॉल्व कर सकते हो उतने दीजिए, 40-50 इवन के जेआरएफ के लिए 20-30 प्रीवियस ईयर सॉल्व, 30-40 मैंने सॉल्व किए थे। उसके बाद जो मॉक आते हैं बाकी बुक्स में, तो वो भी आप सॉल्व करिए, वो इम्पोर्टेंट। मतलब एकदम क्लियर था कि भाई करना है, ये बेसिक बनाना है, इतने मॉक्स करने हैं। जो लोग भी तैयारी करते हैं उनके लिए खास बात यह है कि क्लैरिटी होनी चाहिए। मतलब आप क्या कर रहे हैं आपको पता होना चाहिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखने होते हैं, सिलेबस देखना होता है, बेसिक किताबें लगानी है, मॉक लगाना है,
और फिर हाँ, जाना है। और सबसे बड़ी बात कि सेल्फ एनालिसिस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं क्या कहाँ हूँ, कितने टाइम रह रहा है और मुझे कितने टाइम में क्या करना है। आप उस हिसाब से डिवाइड कर लीजिए। और अगर मास्टर्स कर रहे हैं तो साथ साथ आपको और भी पढ़ना होता है। मान ये लो कौन सा एनालिसिस था कि मास्टर्स फर्स्ट ईयर में जेआरएफ निकाल के बैठ गए हो? ये था कि जैसे मैंने अब आपने जैसे हमारी बात हो रही थी कि CHS और CPS इन सेंटर्स में यहाँ मास्टर्स के अलावा टाइम नहीं मिलता बिल्कुल और पढ़ने का। और अब ये था कि ये जो फैक्चुअल पोर्शन है, ये जो हम जो पढ़ के आए, ये आहिस्ता आहिस्ता यहाँ जब ट्यूटोरियल्स में और रीडिंग्स में लगेगा तब ये चलता जाएगा। इस वजह से अभी इसको कंसोलिडेट करके इसको आप दे सकते हो कि थोड़ा रहे तो उस ये बहुत अच्छा है स्ट्रेटजी, क्योंकि अगर आप कुछ और तैयारी करने जाओगे वो तो होगा नहीं आपसे। अगर आप यूपीएससी प्लान कर रहे हैं, वो प्लान कर रहे हैं, तो सीएचएस और सीपीएस में डिफिकल्ट है ये। तो ये तो हो गया कि जेआरएफ आपने कैसे क्रैक कर लिया वो सारी चीजें। जो लोग पीएचडी करना चाहते हैं जेआरएफ के बाद खासतौर पे, उनके लिए सबसे बेहतरीन फील्ड कौन सा है? मिडिवल है, मॉडर्न है? क्या केवल इंटरेस्ट के बेस पे डिसाइड करना चाहिए या किसमें जॉब अपॉर्चुनिटीज ज्यादा? मेरे हिसाब से इंटरेस्ट के बेस के ऊपर ही डिसाइड करना चाहिए। अगर आपका जहाँ इंटरेस्ट है आप बढ़िया काम कर सकते हो। अगर बढ़िया काम होगा तो उसकी डिमांड है। आप बढ़िया अच्छा काम करोगे, आप अच्छा प्रपोजल लेके जाओगे प्रोफेसर के साथ, तो प्रोफेसर भी चाहता है कि मेरे साथ जो है कोई अच्छा PhD करे। टाल दो हमने अभी करनी है, पर एटलीस्ट जो सुना है कि अगर जिसका अच्छा है वो इंटरव्यू अच्छा देता है, उसका प्रपोजल बढ़िया होता है। क्योंकि जब इंटरेस्ट होगा, आपको इंटरेस्ट भी आएगा, तो आप एक इंटरेस्टिंग चीज़ ला के दोगे, कुछ नया ला के दोगे। तो वो मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका जो इंटरेस्ट है आप उसी के ऊपर रहिए। और तो अभी आप मास्टर सेकेंड ईयर में हैं, तो क्या ऑलरेडी आपने प्रपोजल बना लिया है, जैसे आपने फर्स्ट ईयर में जेआरएफ कर लिया था, कि अभी उसके बारे में सोच रहे हैं आप? अभी उसके बारे में जैसे हमारे सेमिनार पेपर होते हैं लास्ट में, वो दोनों सेमिनार पेपर लिखना हाँ। पड़ते हैं। उन सेमिनार में जैसे 2 टॉपिक लिए हुए हैं, तो अब उन टॉपिक जो कि अपने इंटरेस्टिंग टॉपिक हैं वो लिए हुए हैं, तो अब उनको देखते हैं कि उनमें कौन सा टॉपिक कैसे जाता है जो हमारी कोई पर्टिकुलर एस्पेक्ट जो पिक हाँ, कर सकते हैं? जो पिक कर सकते हैं। तो जैसे सेमिनार के ऊपर काम करने हैं तो अब उसमें एक आइडिया मिलता रहेगा। अब इन दोनों में से किसको लेके कौन सा टॉपिक? कौन सा आगे लेके जा सकते हैं, ये जो एक लिया है तो इसको किस वे में थोड़ा और मॉडिफाई करके एडिट करके हम आगे जो है ले जा सकते हैं। तो वो काम अभी कौन से टॉपिक हैं? सेमिनार रिवील नहीं करना चाहोगे, बहुत डिटेल से मत करना कि कोई कॉपी करके उसका बना दे। नहीं। ब्रॉडर थीम क्या है? ब्रॉडर थीम तो एक तो अपना बॉर्डरलैंड के ऊपर, दूसरा एक ट्राइब्स के ऊपर। तो ये है कि आपको इंटरेस्ट पता होना चाहिए। ज्यादातर जो बच्चे हिस्ट्री पढ़ते हैं कामरान में, और जो जेएनयू के बच्चे हैं, उनमें खास बात यह है कि जॉब बहुत सेंटर पे नहीं रहता है। मैंने बहुत लोग का इंटरव्यू करा, पीएचडी वालों का खासतौर पे। जो बाहर के बच्चे हैं वो हिस्ट्री और बाकी चीजें इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि उनको जॉब चाहिए। यहाँ के बच्चे हैं कि उनको पीएचडी करना है, वो क्लियर है कि भाई किस एरिया में हम रिसर्च करना चाहते हैं, रिसर्च इंटरेस्ट क्या है। तो जब आप बड़े गोल की तरफ जाते हैं तो कहीं ना कहीं दूसरे गोल भी आपको मिलते जाते हैं। और ज्यादा हिस्ट्री आप तभी इंजॉय कर पाएंगे अगर आप केवल रट्टा मारने के ऊपर जाएंगे। तो हिस्ट्री इतना वास्ट है कि आप नहीं कर पाएंगे। अगर आपका इंटरेस्ट है तो शायद ज्यादा आसान होता है। बिल्कुल इंटरेस्ट है, नहीं तो आप आहिस्ता आहिस्ता आपको बहुत बोरिंग लगेगी, क्योंकि इतना वास्ट है। उसके बाद इतने डिबेट्स, तो आप बोलोगे यार ये कहाँ आ गए। वैसे भी कुछ लोग जो एंजॉय करने वाले हैं वो फिर बाद में कहेंगे, खासकर कुछ लड़कियां हैं वो कहते सुना है कि भाई हिस्ट्री वाले बोरिंग होते हैं। तो आपका इंटरेस्ट अगर हो तो आप मजे मजे में उसको पढ़ते रहोगे, नहीं तो आप उसी में लगे रहोगे। तो इंटरेस्ट है तो आप बहुत सारी चीजें कनेक्ट करते हैं। जैसे आप मॉडर्न में हैं तो जो न्यूज में आएगा उसको भी कनेक्ट करेंगे। बहुत बच्चे होते हैं कि यार सिलेबस में नहीं पढ़ना है, तो वो भी है। तो आपको इंटरेस्ट, अगर आपको जेएनयू निकालना है या कोई भी बड़ी यूनिवर्सिटी आप टारगेट कर रहे हैं, खासतौर पे पीएचडी के लिए जेआरएफ के बाद या जेआरएफ के बिना भी, तो टीचर्स सिर्फ प्रपोजल नहीं देखते, वो भी देखते हैं कि आपके पास कितना नॉलेज है। वो पता चल जाएगा आपका इंटरेस्ट भी। अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप बहुत डीप चीजें जानते हैं। तो ये तो बातें हो गई जेआरएफ निकालने के बारे में कामरान के साथ। ऐसे वीडियोस हम लोग लेके आते रहेंगे, और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस लेके आएंगे जेआरएफ से रिलेटेड या सीयूटी से रिलेटेड। आपका काम सिर्फ इतना है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से सब्सक्राइब कराइए। हम लोग किसी स्टूडियो में शूट नहीं कर रहे हैं। हम लोग ऐसे जेएनयू के कैंपस में, जो बहुत बेहतरीन कैंपस है, वहाँ ये चीज़ें शूट करते हैं नेचुरल इन्वायरमेंट पे। तो इस वीडियो में इतना ही। लगातार ऐसे बने रहिए। जय हिंद।